तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट एक टर्म है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एंड लुईस एसिड। और इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम लोग टर्म यहाँ पे यूज करेंगे कैसे। एसिड के एसिडिक स्टूडेंट के लिए उसका एसिडिटी बोलते हैं, बेसिक के लिए बेसिक कैरेक्टर या बेसिसिटी। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम लोग जो टर्म यूज करेंगे उसके पावर के लिए वो हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, राइट। तो नेक्स्ट है कि सर इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या है। इसको दो पार्ट में तोड़ कर देखिए। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब फिलिक, करेक्ट। इसका मतलब हो गया कि वैसा कोई भी पार्टिकल और सब्सटेंस जिसको इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन हो। इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन किसको रहेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा ऑलरेडी, या जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहेगा, राइट। इसका मतलब है एनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट particle can be electrophile और लुईस एसिड। ठीक है ना एवरीवन। कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और लुईस एसिड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं उन सारे पार्टिकल का नाम लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा जो एक्चुअल में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज में होगा। फॉर एग्जांपल NO2+, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम, राइट। X+, क्या बोलेंगे? हेलोनियम, करेक्ट। R+, कार्बोनियम मतलब कार्बोकटायन। R≡, इसको क्या बोलते हैं? एसाइलियम। मतलब ये सब क्या है? इसका जिसमें पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहेगा, करेक्ट। या आर रेडिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है? देखने से तो लगता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, बट कार्बन का चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, राइट। या BCl3, तो सर इसका तो नाम ही है लुईस एसिड, राइट। BCl3, BF3, NO+ का नाम नाइट्रोसोनियम। क्या बोलना है? नाइट्रोसोनियम, एटसेट्रा। तो सर यहाँ पे तो ये बात हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब एनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल कैन बी इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। बट हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कब यूज करेंगे टर्म और लुईस एसिड कब यूज करेंगे, राइट। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था मैं। अब यहां देखिए, यहां देखिएगा, मान लीजिए H+, करेक्ट। तो H+ किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? ऑक्सीजन से। दो केस है, और H+ यहां पे किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? कार्बन से, करेक्ट एवरीवन।
तो दोनों केस में H प्लस ही है और दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। बट एक्चुअली यहाँ पे इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जो टर्म है वो कार्बन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। तो आज के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन लेता है और डायरेक्टली कार्बन से लेता है देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और अदर देन कार्बन लेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एसिड, लुईस एसिड। इज इट करेक्ट? इसका मतलब ए और बी में कहाँ पे दोनों जगह H प्लस ही है, बट यहाँ का H प्लस बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को शॉर्टकट में E प्लस, और यहाँ का H प्लस बिहेव लाइक क्या, यहाँ पे H प्लस, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे कैसे में, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे लुईस एसिड। तो नोट करके लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक टर्म डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक टर्म डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक टर्म डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन। It means if any electron deficient particle accept electron या gain electron directly from carbon, yes, if any electron deficient particle gain electron directly from carbon then it is called electrophile। गेन या इसको एक्सेप्ट भी कर लीजिए, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, otherwise it is called Lewis acid, otherwise it is called Lewis acid। ठीक है एवरीवन? चलिए तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि लुईस एसिड कैन बी इलेक्ट्रोफाइल एंड वाइस वर्सा, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू। यहाँ भी H प्लस, यहाँ भी H प्लस, बट यहाँ पे लुईस एसिड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे अदर देन कार्बन, किसी से भी ABCD कार्बन को छोड़कर, तब उसको बोलेंगे लुईस एसिड। इज इट राइट? क्या देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास रेजोनेंस का भी कॉन्सेप्ट है और मैं एस्टर लेकर काम कर रहा हूँ और उस कोई रिएक्शन के लिए मुझे उसमें कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस डालना पड़ रहा है, राइट? H प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट? H प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। H प्लस कहाँ जाना पसंद करेगा, इस ऑक्सीजन के पास या इस ऑक्सीजन के पास? सर ऊपर लोन पे तो दोनों के पास है, बट एक्चुअल में इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में देखिएगा तो यहाँ पे डेल माइनस है, यहाँ पे डेल प्लस है, राइट? किस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? इस ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब है कि ये इसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ का ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको कैच करेगा, क्योंकि H प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वहाँ पे H प्लस का अटैक ज़्यादा होगा। बट मेरा क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में H प्लस का नाम क्या बोलें, इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड? यहाँ पर लुईस एसिड बोलेंगे। वजह सर एक कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिया ना, आपने अभी जस्ट बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल डायरेक्टली अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तब उस टाइम पे उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैक कर दिया तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैक किया बट कहाँ पे अटैक करा वो मैटर करेगा, राइट?
इसका मतलब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोफाइल गलती से भी नहीं बोलना है, यहाँ पे इसको लुईस एसिड बोलेंगे। इज इट राइट? हाँ, जस्ट 2 मिनट, इतना आप जानते थे स्कूल के एग्जाम्पल को, आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ है और उतना आप जानते हैं। आज फर्स्ट डे था तो स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा बात कर रहा था, इसलिए कोई आपको लॉस नहीं हुआ है। हो गया ना? ओके। ए, बी एंड सी। अब मान लेते हैं कि इन तीनों का ही नाम मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया। ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट? ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। लेट अस सपोज ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। अब तब पूछेंगे इन तीनों में इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कार्बन से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, राइट? अब तब एग्जाम में आ गया ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब मोटा मोटी है सर कि जिसके कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, राइट? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके आसपास स्टेरिक क्राउडिंग सब में ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे NO2 है तब भी आप बॉटम में है, पैरा पोजिशन पे, बट नहीं था कि यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम कहाँ पे रहेगा? ए में, क्योंकि इस पॉजिटिव देखिए ऑर्डर क्या होगा फिर? नहीं, मुझे लगता है ऑर्डर होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी का बी सी ए। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी शुड बी बी सी ए। बोले क्यों? भाई जो भी है तो प्लस एम, ये भी तो प्लस एम है, करेक्ट? बट यहाँ पे जो स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू हाइपर कंजन है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे NO2 है, नो डाउट, उस वजह से इसका प्लस एम कम होगा, बट दिस पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय इज इट हाइपर कंजन या मेजोमेरिक इफेक्ट? इस पॉजिटिव चार्ज के लिए रिंग क्या शो करेगा? प्लस एम करेगा। तो प्लस एम और हाइपर कंजन में जनरली हम लोग किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं? प्लस एम को, राइट? हाँ, अब इन दोनों में इसका मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन ए रहेगा और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ए रहेगा, करेक्ट? तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? बट मुझे तो यहाँ पे चाहिए एक ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, नॉट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कि इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर सी पे रहेगा, इट राइट? बी के बाद सी और उसके बाद ए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, राइट? चलिए, हो गया ना? देखिए तो मैंने क्या लिखा, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट द मीनिंग ऑफ एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल? इसका मतलब सर वैसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा साइट इलेक्ट्रोफिलिक है, राइट? इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं तो डैम सर रेडी है कि कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस ऐसा ही एक टर्म आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा लिगेंड को लेकर, एम्बिडेंट लिगेंड, बट अभी इलेक्ट्रोफाइल को लेकर चल रहे हैं, राइट? देखिए, मान लेते हैं कि ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा मेरा इलेक्ट्रोफाइल है
जब इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं इसका मतलब मेरे माइंड में आ गया कि यहाँ पे कार्बन जाके इलेक्ट्रॉन कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट। बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। वाई सर, यहाँ पे जब ये आपस में जब रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी नजर आएगा और इस कार्बन पे भी नजर आएगा, इज राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक साइट सिर्फ एक ही रहेगा या दो रहेगा? दो रहेगा। एक ए रहेगा, नहीं, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि वैसा सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट मोर देन वन नजर आ जाए, तो मोर देन वन नजर आने के बजाय बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जिसमें वन ऑफ द रीजन यहाँ पे देखिए। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इसको बोल रहे हैं एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल? यहाँ पे प्रोडक्ट इस पोजीशन के भी क्रॉसपॉन्डिंग बनेगा और इस पोजीशन के भी क्रॉसपॉन्डिंग बनेगा, करेक्ट है ना? ओके एवरीवन, बट किसके क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा? तो आपको आगे चलकर जिनको नहीं पढ़ाए हैं उनको पढ़ाएंगे कि कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इन सब को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, करेक्ट। और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट मेजर बनता है। ये मेरा अभी लुकआउट नहीं है मेजर और माइनर का, बट जनरली इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इन सब को क्या बोलेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जनरली जिस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है उसको जनरली, नॉट ऑलवेज, 99% केस में जनरली ये वाला काम कर जाएगा, बट 1% में एक्सेप्शन हो सकता है। तो जनरली जिस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट मेजर रहेगा, करेक्ट। चलिए, ओल्ड बैच का स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड में ये तो समझ में आ गया कि ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी इलेक्ट्रोफिलिक साइट? दो। एक यहाँ भी आएगा, कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल। और कौन आ सकता है? कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल, करेक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में बॉन्ड बनाएगा नहीं, बट इन दोनों में इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। वजह बोलिए। दिस, तो सर ए इसके साथ रेजोनेंस करेगा, प्लस एम आज के डेट में सबको पता है, इवन ओल्ड बैच और न्यू बैच और क्रैश को सबको, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस का ही दूसरा नाम है प्लस एम। बट यहाँ पे वैसा ही एक और है, रेजोनेंस का ही, रेजोनेंस के जैसा ही एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। इज इट राइट? ओके, तो दिस पोएटिक चार्ज स्टेबलाइज बाय, आगे का लाइन आप लोग बोलिए। ये तो पता चल गया कि दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है यहाँ पे, बट दिस पोएटिक चार्ज स्टेबलाइज बाय, बोलो भाई। कोई बात नहीं है, हम गलती मैक्सिमम क्या हो सकता है? मिस्टेक हो सकता है, गलत हो सकता है। सर दिस पोएटिक चार्ज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, राइट, एज वेल एज 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, राइट। एंड दिस पोएटिक चार्ज ऑल्सो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और 3 हाइपर कंजुगेबल। तो शायद किसी को ऐसा लग रहा होगा, खास करके ओल्ड बैच को, कि अच्छा दिस वन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एंड दिस वन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस और 3 हाइपर कंजुगेबल। कुछ ऐसे भी महान आत्मा होंगे, मैं एकदम डैम श्योर हूँ, हर बैच में दिमाग में आ जाता है, बट दोनों जगह नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन सेम है, करेक्ट। तो सर डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा यहाँ पे इसमें प्लस आई का, यहाँ पे एक्चुअली प्लस आई का एंजॉय नहीं करेगा, बट यहाँ पे डायरेक्टली प्लस आई रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, बट मेरा भी लुकआउट ये नहीं था कि किसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर किसके क्रॉसपॉन्डिंग माइनर, मेरा भी लुकआउट था, यहाँ देखिए कि ये एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल था, वजह सेम मॉल पार्टिकल में मोर देन 1 कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक था, इज इट राइट। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, बट इसके क्रॉसपॉन्डिंग न्यू बैच के स्टूडेंट थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, प्लस आई। तो आगे आप लोग को पढ़ाएंगे, कुछ दिन के अंदर ही पढ़ा दिया जाएगा। तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तभी बस आप इतना जानिए कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, और उस कार्बोकैटायन को ही आगे चलकर मैं नाम दूंगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट, इज इट राइट।
चलिए एक बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत बार आएगा। देखिए, दो चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा। हाँ बोलिए। sp2 का प्लस आई ज़्यादा होगा। अल्कीन ऑलवेज माइनस आई शो करता है। तो अल्किनाइल अल्काइल प्लस आई शो करता है। इसके लिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, एक मेरा एक कॉमन डायलॉग है, ऑलवेज याद रखिएगा। आज से स्टार्ट हो गया। 99% केस में वेन एवर लिखिए, वेन एवर वी वर्क विथ हैलोजन, हैलोजन मतलब Cl2 करेक्ट, मतलब X2, ठीक है ना। वेन एवर वी वर्क विथ हैलोजन, हैलोजन ऑलमोस्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज उस पर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा? फ्री रेडिकल उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब मैंने पॉजिटिव चार्ज बोला, कार्बोकैटायन बोला, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोला? तो हैलोजन के लिए मैंने एक कॉमन डायलॉग क्या बोला कि वेन एवर वी वर्क विथ हैलोजन, हैलोजन ऑलमोस्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा कॉमन डायलॉग, वेन एवर वी वर्क विथ अल्कीन देन सर्च ए इलेक्ट्रोफाइल। तब आपको एक इलेक्ट्रोफाइल खोजना है और भेजना है, करेक्ट। जब भी आप अल्कीन को लेकर काम करते हैं तो क्या खोजना है? इलेक्ट्रोफाइल खोजना है, करेक्ट है। अब दो बात हो गया हैलोजन के लिए कि जब भी हैलोजन हम लोग लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। तो भाई अल्कीन है और हैलोजन है, तब तो दोनों का काम बन गया। अल्कीन को चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल, हैलोजन ऑलमोस्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। इस पे बाद में आएंगे। बट जो मैंने सेकेंड जो यस, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने यहाँ पे बोला कि हैलोजन के लिए वेन एवर वी वर्क विथ हैलोजन, हैलोजन ऑलमोस्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। पहला पॉइंट एक ऑलमोस्ट ऑब्जर्वेशन है मेरा। और दूसरा, वेन एवर वी वर्क विथ अल्कीन देन सर्च ए इलेक्ट्रोफाइल। अल्कीन को लगकर जब भी काम करते हैं तो 90, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अल्कीन को लेकर जब भी काम करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं जाएगा। बट इन जनरल 99% केस में अल्कीन को लेकर जब भी काम करेंगे तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल खोजेंगे। 99% केस में वही होता है। बट मेरे पास एक मिनट, मेरे पास एक ऐसा भी रिएक्शन है जिससे पहले न्यूक्लियोफाइल जाता है। वो सिर्फ एक रिएक्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल को भी माइंड में रखेंगे। बट 99% केस में अल्कीन को अगर लेकर काम करते हैं, यहाँ देखिए अभी फर्स्ट क्लास है, चीज़ों को बहुत तोड़ तोड़ को बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि तभी रिएक्शन पे ज़बरदस्त पकड़ बनेगा। ये अल्कीन है, करेक्ट। क्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरीवन? अल्कीन का मतलब मेरे पास पाई क्लाउड है, करेक्ट है ना। अब पाई क्लाउड है, ये 2-3 बार आएगा, घबराइए नहीं। तो बोलिए अल्कीन पे सबसे पहले क्या भेजें? अल्कीन पहले इसको इनवाइट करना चाहेगा या इसको इनवाइट करना चाहेगा? सर इसके साथ तो इसका रिपल्सन होगा, करेक्ट। इसके साथ क्या होगा? एट्रैक्शन। दिस इज द वजह मैंने बोला था कि व्हेन एवर वी वर्क विथ अल्कीन देन सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल खोजिए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, राइट।
क्योंकि पाई क्लाउड के पास पहले कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, इन जनरल इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका अट्रैक्शन होगा, इसका रिपल्सन होगा, दैट्स वाई मैंने ये बात बोला, करेक्ट। अभी आपका ये लुकआउट नहीं है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, करेक्ट ना। मतलब बिल्कुल भी आपका लुकआउट ये नहीं है कि क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, बस ये जानिए Cl2CCl4, करेक्ट है स्टूडेंट। मैं एक एग्जांपल दिया रिएक्शन, अभी आपको रिएक्शन का बिल्कुल भी ABCD भी नॉलेज नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ, करेक्ट है। बट यहाँ पे है, क्या मैंने बोला था, व्हेनेवर वी वर्क विथ अल्कीन फर्स्ट वाज सर्च इलेक्ट्रोफाइल, और हैलोजन के लिए क्या बोला था, ये दो डायलॉग को मिलाकर काम करते हैं। हैलोजन ऑलमोस्ट ऑलवेज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तब मुझे इसका मैकेनिज्म पता है मोटा मोटी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस इतना जानिए कि Cl2 एक्चुअल में Cl प्लस और Cl माइनस बन जाता है रिएक्शन में। क्यों होता है कैसे होता है बाद में इसका जब मेन रिएक्शन आएगा हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन तो वहाँ पे सिखाएंगे, इसमें बहुत सारा कहानी है, अभी सिखाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, आइसोमेरिज्म भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। बट सबसे पहले बताइए कि Cl2CCl4 का मतलब मेरे हाथ में Cl प्लस और Cl माइनस है, पहले Cl माइनस को भेजा या Cl प्लस को भेजा, Cl प्लस को बजा, इसके साथ साथ रिपल्सन होगा, इसके साथ अट्रैक्शन होगा, करेक्ट। और यहाँ देखिए Cl प्लस जाकर किस पे अटैक करेगा सर, पाई क्लाउड पे, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, वो इस कार्बन का है, इस कार्बन का है, या दोनों का है, दोनों का। तो ऐसा तो होगा नहीं कि बीच में जाके हैंग कर जाएगा, किसी एक कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। और वन कंप्लीट एरो का मतलब समझ रहे हैं ना, वही मतलब यहाँ भी है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आए, बिल्कुल मैं जानबूझ के सिमेट्रिकल लिया हूँ, अनसिमेट्रिकल नहीं लिया हूँ, बिकॉज फिर आप सोचिएगा सर इस पर क्यों नहीं गया, तो फिर मुझे यहाँ पे ही मार्कोनिक का फुल बोलना पड़ेगा, इसलिए इस कार्बन इसका यहाँ पे सिमेट्रिकल सिचुएशन है। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इसको लॉस हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे Cl प्लस को क्या हम लोग लुईस एसिड बोले या इलेक्ट्रोफाइल बोले, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, बट किससे लिया, कार्बन से लिया, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। बस मुझे इतना सा मतलब था, ठीक है। आ जाइए, तो सर अब तो Cl माइनस जा सकता है, करेक्ट। यहाँ देखिए अब Cl माइनस जा सकता है ना, कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव, अब तो अट्रैक्शन होगा। पहले Cl माइनस नहीं जा सकता था, तो इसने क्या किया, ये Cl प्लस जाकर पहले माहौल बना दिया, किसके लिए, Cl माइनस के लिए, करेक्ट। लेकिन Cl माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, कार्बन को, करेक्ट, यस। न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस मैं थोड़ा देर के बाद बता देता हूं। तो एक्चुअल में यहां देखिए, आज के बाद थोड़ा देर के बाद ही बता देता हूं स्टूडेंट। जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, अगर कार्बन से लेता है तब उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, नहीं तो लुईस एसिड बोलेंगे। इन सिमिलर फैशन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन देता है बट बहुत सिलेक्टिव, सिर्फ डायरेक्टली कार्बन को कर देगा, तब उस टाइम पे उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, अदरवाइज उसको बेस बोलेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है बट किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, तब यहाँ पे इसको हम लोग यस लिखवाऊंगा बट जस्ट यहाँ पे लिख लीजिए अभी के लिए। तो ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो क्या ऑब्जर्व किए, यहाँ से यहाँ तक आपने आया तो ऑब्जर्व आपने क्या किया
सर मैंने ऑब्जर्व किया कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, राइट। आगे चलकर इसी चीज़ को मैं बोल दूंगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का एक्चुअली डिफिनेशन है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। 99% केस में एक साइक्लोप्रोपेन को एक्सेप्शन जैसा रहता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, उसका अलग स्टोरी है, बाद में देखेंगे। बट एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये एडिशन रिएक्शन है। बट इसमें आपसे पूछा जाएगा एडिशन तो है, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी आया है और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे 2 सीएल गया है और दोनों सीएल सेम नाम से गया या अलग अलग नाम से गया। एक सीएल का नाम था इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे वाले सीएल का नाम था न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट। तो सर इसका यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या नन ऑफ दिस। तो भाई क्रैश कोर्स वाले बच्चे अलर्ट हो जाइए। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जो पहले जाता है उसी के नाम पे उसका नाम, उस रिएक्शन का नाम होता है, समझे। जो पहले अटैक करता है उसी के बेसिस पे उसका नाम होगा। तो पहले कौन गया है, दैट इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, करेक्ट ना। देन इट इज यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, करेक्ट है ना। लेकिन अभी लिखना नहीं है यहाँ पे, अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, बट मैं ऑफिशियली अभी नहीं लिख पा रहा हूँ, इसका राइट टाइम कहीं पे और रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुत फेमस रिएक्शन है Cl2FeCl3, करेक्ट, एनसीईआरटी में है। ओके, बस अभी मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि Cl2FeCl3 का मतलब आप ये जानिए Cl+, करेक्ट ना स्टूडेंट। Cl2FeCl3 का मतलब क्या जानना है, Cl+, इसका काम है Cl+ और Cl- में कन्वर्ट कर देगा। बोलिए बेंजीन रिंग पे पहले कौन अटैक करेगा, Cl- या Cl+? Cl+, क्यों, क्योंकि सर रिंग के पास पाई क्लाउड है, राइट। क्यों होता है, कैसा होता है, ये आपका लुकआउट नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, आपने क्या देखा सर, मैंने तो देखा कि एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ, राइट। बाकी ड्यूरिंग द मैकेनिज्म हुआ है, बट अल्टीमेटली नज़र नहीं आ रहा है। बट एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, करेक्ट। तो एक्चुअल में ये कोर डिफिनेशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्टीमेटली होता यही है कि एक पुराना वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, करेक्ट। एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेक एंड अल्टीमेटली ए न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बीच में एमिसिटी कुछ देर के लिए ब्रेक होगा, ये होगा, वो मेरा लुकआउट नहीं है। बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। तो सबसे एक्चुअल में यहाँ पे Cl+ पहले जाता है, दैट्स व्हाट दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन कैसा बिहेव कर रहा है, तो सर ये तो दोनों है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे Cl+ और Cl-, भाई यहाँ भी तो दोनों था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। बट इसका नाम एक्चुअली हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले कैसा बिहेव किया था, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। मैंने हेलोजन के लिए क्या बोला था, हेलोजन फर्स्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ व्हाट, यहाँ पे भी एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, करेक्ट है स्टूडेंट, लिख लीजिए। रिएक्शन में कहीं हम बिल्कुल घबरा कर नहीं पढ़ाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बिल्कुल कोर है। इसमें एक एक बात, अब जैसे आज एक बात जाने ना कि हेलोजन मोस्टली बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल,
एंड वेन एवर वी वर्क विथ अल्कीन देन फर्स्ट विल सर्च है। ये बात छोटा सा ही बात है बट बहुत बड़ा बात है, ठीक है। बोलिए न्यूक्लियोफाइल का मतलब, न्यूक्लियो तोड़ देते हैं और फिलिक, तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फिलिक मतलब एफेक्शन। इसका मतलब किसके लिए एफेक्शन, बोलिए न्यूक्लियस के लिए एफेक्शन। और न्यूक्लियस में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या मान के चलिएगा, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो वैसा कोई भी पार्टिकल जिसको पॉजिटिव चार्ज के लिए एफेक्शन हो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एफेक्शन किसको रहेगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, राइट। इसका मतलब एनी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल कैन बी न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज लुईस बेस। लिखिए इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल, ब्रैकेट लिखिएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनर all electron donor can be nucleophile or लुईस बेस। ये पहला पॉइंट होगा। अभी यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अमोनिया क्या बोलेगा, बेस, न्यूक्लियोफाइल या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सर दोनों हो सकता है, राइट। वाटर, सर ये भी दोनों हो सकता है। NH2 माइनस, सर ये भी दोनों हो सकता है। OH माइनस, करेक्ट, एटसेट्रा। इसका मतलब यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कोई पूछेगा NH3 ओनली न्यूक्लियोफाइल, ओनली बेस, या करेक्ट ऑप्शन रहना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, किसको दे रहा है, राइट। इसका मतलब ऑल कैन बी बोथ, राइट। बोथ मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस। एक और पॉइंट बनाइए, इफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनर पार्टिकल डायरेक्टली डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बन, if any electron donor particle directly donate electron to carbon, then it is called nucleophile, otherwise it is called Lewis base, otherwise it is called Lewis base। यहाँ देखिए एवरीवन, ये तो पता ना कि BH3 ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इन तीनों एग्जाम्पल में ये है इलेक्ट्रॉन रिच, राइट, ये है डोनर। किस केस में OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोला जाए, इस केस में OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, करेक्ट ना। बट भाई इस केस में और इस केस में क्या न्यूक्लियोफाइल बोलें या लुईस बेस बोलें, लुईस बेस। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिक टर्म डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अदर, राइट। लिख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक टर्म डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन
न्यूक्लियोफिलिक टर्म डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अदर। मतलब कहने का मोटा मोटी सेंस हो गया कि सर इलेक्ट्रो, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बना है, राइट, कार्बन के लिए। हो गया ना। मान लेते हैं, यहाँ देखिए, जनरली बेसिक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ निकालने के लिए, बेसिक कैरेक्टर का कंपेरेबल स्टडी के लिए, कौन ज़्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, उसके लिए रेफरेंस मान लेके चलते हैं H+ को। समझे स्टूडेंट? जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ ये ओल्ड बैच के बच्चे समझ रहे होंगे। दो बेस का आपस में कंपेरेटिव स्टडी के लिए हम लोग जनरली रेफरेंस क्या मान के लेते हैं? H+। मतलब दोनों जगह पे H+ लेके जाएंगे, कौन H+ को ज़्यादा इफेक्टिवली ज़्यादा दे पाता है, राइट, और देने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल रहता है। इसका मतलब H+ को देना है एज ए इन जनरल, देना तो सबको है, कार्बन को छोड़कर किसी को भी देगा तो उस टाइम पे उसको बेस बोलेंगे, बट कंपेरेटिव स्टडी के लिए जनरली दिमाग में आता है H+। बट न्यूक्लियोफाइल अगर बोलेंगे तब उसको एकदम बिल्कुल सेलेक्टिव को देना है, वो क्या है? कार्बन। तो मान लेते हैं आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बट वो इतने ने बाकी लोगों से घिरे हुए हैं कि आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, इज इट कंपल्सरी कि ऑल स्ट्रॉन्ग बेस शुड बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? इट इज नॉट कंपल्सरी ऑल स्ट्रॉन्ग बेस शुड बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वजह, बेसिसिटी इज थर्मो, एक मिनट लेट मी फिनिश। आप लोग को मौका देंगे, पूरा डीके से तो आप ही लोग को मौका मिलेगा। तो बेसिसिटी इज थर्मोडाइनेमिक कंट्रोलिंग फैक्टर, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोलिंग फैक्टर। ऐसा मैंने क्यों बोला? बेसिसिटी जब बोलते हैं तो वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन दिमाग में आता है। एसिड बेस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, राइट, और फास्ट, बट ऑर्गेनिक रिएक्शन आर जनरली स्लो रिएक्शन, और स्लो रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। दैट्स वाई जो न्यूक्लियोफिलिसिटी टर्म है वो काइनेटिकली कंट्रोल होता है। बट सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ काइनेटिकली कंट्रोल? यहाँ पे दो टर्म है, काइनेटिकली एंड थर्मोडाइनमिकली, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को सीखिए, बाद में कंपेयर करेंगे, ठीक है। थर्मोडाइनमिकली कंट्रोलिंग फैक्टर कौन सा मैंने बोला स्टूडेंट? या थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल, एक ही बात है, ठीक है। ये दो तीन बहुत जगह आते रहेगा, इसलिए एक ही बार सीख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं जानबूझ के इसके बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा रखा हूँ, बोथ आर एक्सोथर्मिक, राइट, इसके बीच में गैप कम रखा हूँ, करेक्ट ना। इसका मतलब है कौन ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है। तो थर्मोडाइनमिकली, जब थर्मोडाइनमिकली कंट्रोलिंग फैक्टर का मतलब है कि वहाँ पे एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी, प्रॉफिट या लॉस, राइट। तो इसमें ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा है, इसमें ओवरऑल प्रॉफिट कम है। इसका तो किसी दो रिएक्शन का एक ग्राफ रहा होगा, तो विच रिएक्शन आर मोर थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल? दिस वन, करेक्ट, और दिस वन इज लेस थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल, करेक्ट है। देख लीजिए, एक मिनट में मुझे खत्म कर, यस मैं खत्म रिपीट कर रहा हूँ। तो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोलिंग फैक्टर का मतलब होता है कि उस टाइम पे आपको ओवरऑल एनर्जी देखना है,
क्यों हुआ, कैसे हुआ नहीं देखना है, ओवरऑल क्या देखना है, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। करेक्ट है स्टूडेंट? और थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ न्यूट्राइजेशन देखे थे ना। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्ट करता है तो -13.7 समथिंग किलो कैलोरी पर मोल, और उससे कम अगर रिलीज होता है इसका मतलब वन ऑफ द पार्टनर इज वीक, राइट। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दोनों को रिएक्शन करवाया जाए, विच वन आर मोर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। इसका मतलब है कि एसिड बेस रिएक्शन आर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोलिंग रिएक्शन, राइट। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ काइनेटिकली कंट्रोलिंग फैक्टर का मतलब, तो काइनेटिकली कंट्रोलिंग फैक्टर का मतलब होता है कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि एनर्जी का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। काइनेटिकली कंट्रोलिंग फैक्टर का मतलब कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, इससे मतलब है, समझे। देखिए इससे मतलब नहीं है, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। ए और बी में कौन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोलिंग रिएक्शन के लिए, ये सब अभी मत देखिए मैं बता दूंगा। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोलिंग रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी देखना है, इट इज कंट्रोल बाय ओवरऑल डेल्टा एच, राइट। जिसमें डेल्टा एच का, जिसमें ज़्यादा एनर्जी का प्रॉफिट है, करेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, मोर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। और जिसमें डेल्टा एच का कम प्रॉफिट, जिसमें हीट आपको कम रिलीज हुआ, उसको बोलेंगे लेस थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, राइट। लिखिए थर्मोडायनेमिकली कंट्रोलिंग फैक्टर मीन्स, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोलिंग फैक्टर मीन्स thermodynamically controlling factor means it is controlled by overall delta H. It is controlled by overall delta H. तो जिल ये बिल्कुल कुछ स्टूडेंट बिल्कुल जो बिल्कुल न्यू हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक मैं रिएक्शन का दो रास्ता बनाया, ध्यान से देखिएगा। एक रास्ता डायरेक्ट है, ठीक है, ये वाला है, और एक रास्ता ये है, करेक्ट। हाँ ना, बोलिए भाई। तो एक्चुअल में जो स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन ऑलवेज इस रास्ते से जाता है। उस स्लो रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो जो स्लो रिएक्शन डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आता है या पहले ऊपर जाकर फिर नीचे आता है एनर्जी प्रोफाइल पे। लेकिन एसिड बेस रिएक्शन और स्लो रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, राइट। एसिड बेस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का डिमांड ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, इट राइट। आप NaOH प्लस HCl मिला रहे हैं तो क्या बाहर से ही एनर्जी देने का रिक्वायरमेंट है, या डालते हैं आपस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या यहाँ से ये इस पाथ को फॉलो करेगा। तो एसिड बेस रिएक्शन के लिए स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, यह मेरा लुकआउट नहीं है। इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन के लिए आप क्या ये देखेंगे काइनेटिक फैक्टर कि स्लो हुआ या फास्ट हुआ, या पाथ छोटा है या बड़ा है, तो वेरी फास्ट रहेगा। दिस इज द वजह एसिड बेस रिएक्शन में रेट कंट्रोल, इट इज कंट्रोल बाय थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली। इसमें आपको स्लो और फास्ट देखने का रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि ये रास्ता ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आने वाले हैं, करेक्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, दिस इज द वजह। एसिड बेस रिएक्शन में ओनली हम लोग एनर्जी का प्रॉफिट और कम, ज़्यादा प्रॉफिट या कम प्रॉफिट देखते हैं। और जब डेल्टा इसको देखना स्टार्ट कर दिए और कुछ भी नहीं देख रहे हैं, एक्टिवेशन नहीं देख रहे हैं, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं इट इज कंट्रोल थर्मोडायनेमिकली नॉट काइनेटिकली, राइट। इसका मतलब एक अगर इसको क्रॉस कर दिए तो एक किसका ग्राफ है, एक एसिड बेस का लिए होंगे, राइट, और एक किसका रहा होगा,
ऑर्गेनिक रिएक्शन का स्लो, और जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन आर व्हाट, स्लो रिएक्शन, करेक्ट। लिखिए, तो दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ एक्चुअल में, कौन सा ग्राफ में काइनेटिक फैक्टर है, कौन सा ग्राफ में थर्मोडायनेमिक फैक्टर है? इसमें थर्मोडायनेमिक फैक्टर है। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड का मीनिंग आप समझे, व्हाट द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, व्हाट द मीनिंग ऑफ काइनेटिकली कंट्रोल। लिखिए, एक लाइन नोट कीजिए तो, एसिड बेस रिएक्शन, in acid base reaction activation energy is almost zero. In acid base reaction activation energy is almost zero or negligible. On the other hand, in a reaction of nucleophile, on the other hand, in a reaction of nucleophile, there is significant amount of activation energy are required. न्यूक्लियोफाइल के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन, ये बोले बजा, न्यूक्लियोफाइल का टर्म बोल रहा है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होने वाला है, करेक्ट। और ये फास्ट रहे, यस मैं एक मिनट समझा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सब कुछ लिखवा दूंगा, हैव ए पेशेंस। न्यूक्लियोफाइल टर्म के लिए मैंने क्या बोला, क्या लिखवाया अभी? On the other hand, in a reaction of nucleophile, there is significant amount of activation energy are required. ऐसा बजा कि न्यूक्लियोफाइल जब टर्म यूज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में सोचेंगे, और एसिड बेस करेंगे तो एक्टिवेशन नहीं सोचेंगे। वजह है कि न्यूक्लियोफाइल जब बात करेंगे, इसका मतलब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरफ चले गए। और जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन, जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो रिएक्शंस। दिस इज द वजह न्यूक्लियोफाइल टर्म अपने आप में क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल है या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है? न्यूक्लियोफाइल काइनेटिकली कंट्रोल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आते ही स्लो और फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये रिएक्शन का पाथ छोटा है या बड़ा है, करेक्ट। दिस इज द वजह, इट इज नॉट कंपल्सरी, मैं सब कुछ लिखवाने वाला हूँ, थोड़ा सा रुकिए। दिस इज द वजह, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल स्ट्रॉन्गर बेस will be always a stronger nucleophile, may or may not, समझे? ये मैं वाई फर्क कर रहा हूँ, कभी कभी दिमाग में बैठ जाएगा ना, ओके सर ने तो बोला कि न्यूक्लियोफाइल कैन बी बेस एंड वाइस वर्सा, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। आपके पास बहुत कुछ देने को है, लेकिन जिसको देना है उसको दे ही नहीं पा रहे हैं, राइट, तो बिना काम का है, करेक्ट। लिख लिया एक लाइन, कहाँ तक लिखे थे स्टूडेंट? ओके एक और पॉइंट, क्या ये पॉइंट लिख लिया? ऑल बेसिस आर, देखिए ऑल स्ट्रॉन्गर बेस, एक नोट करके लिखिए तो, ऑल स्ट्रॉन्गर बेस नीड नॉट बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ऑल स्ट्रॉन्गर बेस नीड नॉट बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। दिस इज बिकॉज basicity is thermodynamically controlled property. This is because basicity is thermodynamically controlled property, but nucleophilicity is kinetically controlled property. This is because basicity is thermodynamically controlled property, but nucleophilicity is काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स तो नाम सुने हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। बोलिए, आपके सामने दो पाथ है,
पाथ फर्स्ट और पाथ सेकेंड, विच पाथ आर मोर काइनेटिकली फेवरेबल। काइनेटिकली फेवरेबल मतलब कौन किस में ज़्यादा रिएक्शन फास्ट रहेगा। दोनों स्लो है, दोनों बोथ आर स्लो पाथ राइट, पर स्लो में भी होता है ना, किसी इन दोनों में भी से कौन थोड़ा ज़्यादा फास्ट रहेगा। विच वन आर मोर काइनेटिकली फेवरेबल, पाथ फर्स्ट या पाथ सेकेंड। सर इसमें थोड़ा जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा राइट, और इसमें थोड़ा देर से बनेगा। वजह सर इसका पाथ थोड़ा लंबा है, इसका पाथ थोड़ा छोटा है, अभी बोल सकते हैं, बट इसी को स्टैंडर्ड वे में ऐसे बोलेंगे। यहाँ देखिए, हालांकि इतना आप लोग समझ सकते हैं, अब बताए थे ना, ये बाई आर टी करेक्ट। ये कौन सा इक्वेशन था, आर्हेनियस। तो भाई जिसका एक्टिवेशन ज़्यादा रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, उसका के टी कांस्टेंट कर दीजिए ज़्यादा, टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए। तो भाई इसको तो ऐसे लिखेंगे ना, और एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, डेल्टा एच रहता तो कन्फ्यूजन भी रहता। एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज इंडोथर्मिक सेंस होता है राइट। अब बताइए, ये ज़्यादा, जरा बोलिए तो, ये ज़्यादा तो ए टर्म ज़्यादा, ए टर्म ज़्यादा तो ए टर्म ज़्यादा, तो ओवरऑल टर्म क्या कम। और के क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सर के तो है कांस्टेंट ऑफ रेट कांस्टेंट करेक्ट। के को क्या बोले थे, रेट कांस्टेंट। बाद में डेप्थ में जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा, एक्चुअली ये होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन। क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन। कुछ ऐसा है, यहाँ देखिए, एक बैरियर सेट कर दिए, जो यहाँ तक जो पार्टिकल कोलाइड करते करते अपना एनर्जी लेवल को, इस बैरियर को क्रॉस कर गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और जो इस बैरियर से नीचे रह गया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट, आपस में कोलाइड कर रहा है। जो इस बैरियर को, यहाँ देखिए, इस बैरियर को जो क्रॉस कर गया, मान लेते हैं 1 सेकंड में 100 कोलिजन हो रहा है, 70 कोलिजन इफेक्टिव है, 30 इनइफेक्टिव मतलब 30 कोलिजन में इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया राइट। तो जो 70 है वही के है। अब चाह रहे हैं कि नहीं सर थोड़ा प्रोडक्ट और बन जाता, उसका दो उपाय, या तो इसको हीट करके एनर्जी दीजिए, इसको क्रॉस करो भाई, और नहीं तो सर बैरियर को ही कम कर देंगे राइट। तो जो इसके बीच में थोड़ा था वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैरियर को कम कौन करेगा, जहां पढ़ रहे हैं कैटलिस्ट। दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। समझ गए। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, काइनेटिकली इसका मतलब दोनों पाथ में से विच पाथ आर मोर काइनेटिकली फेवरेबल, जिसका काइनेटिक एक्टिवेशन कम रहेगा राइट। तो पाथ फर्स्ट ग्रेटर देन पाथ सेकेंड क्या, काइनेटिकली फेवरेबल करेक्ट। ऑर्डर ऑफ काइनेटिकली फेवरेबल मतलब मोटा मोटी सर स्लो, और कौन ज़्यादा थोड़ा स्लो है और कौन थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, बोथ आर स्लो, पर दोनों में कौन थोड़ा ज़्यादा फास्ट है राइट। भाई रेट का बात वहीं करेंगे ना जो आपको कंट्रोल में है, जिसको आप देख रहे हैं। जो रिएक्शन आपके कंट्रोल में है ही नहीं, कुछ ऐसा रिएक्शन जो वेरी फास्ट विगरस जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसका आप स्टडी कर पाएंगे क्या कि थोड़ा स्लो हुआ या फास्ट हुआ। बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट किया, बम ब्लास्ट जैसा हो गया, तो उसमें क्या एनालाइज आपसे हो पाएगा। डालते ही ख़त्म कहानी, पोटेशियम को पानी में डाले कहानी ख़त्म। तो उसमें तो है आप नहीं सर उसको स्लो मोशन कैमरा से देखेंगे, वैसा नहीं होगा, मतलब उसके लिए प्रॉपर आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे एक्चुअल में हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ेंगे क्लास 12th में, वो किसका पढ़ते हैं, फास्ट रिएक्शन का नहीं है। जहाँ भी एक्टिवेशन आ गया, एनर्जी आ गया, मतलब स्लो रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, नॉट फास्ट रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि फास्ट रिएक्शन तो मेरे कंट्रोल में रहेगा ही नहीं। ओके तो सर ये बात तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा एक एग्जांपल मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए बी सी दोनों में किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है,
किसका बेसिक पावर ज़्यादा? तो सर CH3 और CH3, तो R, अगर R प्योर अल्काइल है, प्योर अल्काइल का मतलब उसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, हेलोजन वगैरह नहीं है। और प्योर अल्काइल है तो इसके पास एक और पावर होता है जिसको बोलते हैं प्लस आई, नाम सुने ना, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो C माइनस के पास 3 मिथाइल है तो इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, प्लस आई, तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन इससे लेगा या इसको और डोनेट करेगा? डोनेट करेगा। इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन में किस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? तो बेसिसिटी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लेते हैं। तो बेसिक ऑर्डर किसका ज़्यादा? ए ग्रेटर देन बी, इज इट राइट? ए, क्योंकि बेसिक ऑर्डर के लिए मुझे दोनों के पास सिर्फ H प्लस लेके जाना है, H प्लस का H प्लस ही लेके जाना है। तो H प्लस को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा? ए डोनेट करेगा, राइट। तो बेसिक ऑर्डर इसका ज़्यादा है, ए ग्रेटर देन बी। बट यहाँ देखिए, अब मुझे यहाँ पे जाना है, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना है। कहाँ देना है? इस कार्बन को। और इस कार्बन पे 3 ग्रुप ऑलरेडी ऐसे लगा हुआ है, तो CH3 होल 3 C माइनस और CH3 होल 2 CH माइनस, किसका अप्रोच यहाँ पे ज़्यादा ईजियर होगा? ए ज़्यादा इजीली अप्रोच कर पाएगा या ए ज़्यादा इजीली अप्रोच कर पाएगा? अब मेरा कार्बन, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाना है, सर इसका अप्रोच ज़्यादा इजी रहेगा और इसका अप्रोच डिफ़िकल्ट रहेगा, वजह स्टेरिक फैक्टर, राइट। इसका मतलब ए थोड़ा फास्ट पहुँचेगा, ये थोड़ा स्लो पहुँचेगा। तो इसका मतलब है कि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इसका इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हुए भी इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगा। वजह ज़्यादा है बट इसका अप्रोच भी डिफ़िकल्ट है, राइट। उस केस में ये पहले आगे निकल जाएगा। इसका मतलब बेसिसिटी, समटाइम्स ऐसा भी रहेगा कि बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी बन जाएगा, जहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग इज नॉट सो मच हाई, बट यहाँ पे ड्यू टू सो मच स्टेरिक क्राउडिंग इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होते हुए भी इसका अप्रोच यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, करेक्ट, डिफ़िकल्ट अप्रोच। और यहाँ पे CH3 माइनस का, तो सर यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं, लेटर सपोज यहाँ पे ही रिएक्शन होना है, इस कार्बन को जाकर इलेक्ट्रॉन देना है, दैट्स वाई इस कार्बन के लिए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो इसका इजी अप्रोच है। तो बोलिए क्या B ग्रेटर देन A न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल दे? अब यहाँ पे इसका अप्रोच अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखिएगा, इसका अप्रोच नहीं होगा, फिर भी इसको भेजना है तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा मोमेंटम प्रोवाइड कीजिएगा। मोमेंटम ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के लिए थोड़ा ज़्यादा और हीट करेंगे ताकि ज़्यादा स्पीड बना कर जाओ, करेक्ट। इसका मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग, किसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्टिवेशन ज़्यादा दिखेगा? इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्टिवेशन ज़्यादा दिखेगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्टिवेशन जी कम दिखेगा, राइट। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होता कि आपको तो लगता कि सर डिफरेंस बस एक ही है ना, कि कार्बन को देगा तो न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे, तो जिसका बेसिक पावर ज़्यादा रहेगा उसको टाइम से और न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा रहेगा। इन जनरल ऐसा होता है, बट एक नीड नॉट ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। समटाइम्स बेसिक ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर नहीं ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर क्रिएट हो गया तो बेसिक ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर दोनों अलग होने लगेगा, समझे। हाँ बोलिए। ये तो बहुत आसान सा बात है। यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि इस कार्बन पे 3 ग्रुप है, जो सर्किल दिखाया हूँ ना वो 3 ग्रुप को दिखाया हूँ, करेक्ट। और
यहाँ पे कोई एक और ग्रुप है जिसको नाम दिए हैं एल। मानते हैं एल मीन्स स्टैंड फॉर लिविंग ग्रुप, एल स्टैंड फॉर लिविंग ग्रुप। ये जाने वाला है, इसको कोई आउट करने वाला है, राइट। और यहाँ पे कोई आकर इसे आउट करेगा, समझ गए। इसका मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे बढ़िया से। बट यहाँ से डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो उस सिचुएशन में अगर इसका साइज बड़ा कर दिया तो नहीं लगता कि यहाँ पे अप्रोच डिफिकल्ट होगा, इन सब ग्रुप के साथ इसका स्टेरिक रिपल्सन होगा। तो खुद बताइए, नहीं लगता 3 डिग्री कार्बन आयन है, IsCH3- है, इसका साइज में किसका साइज बड़ा है सर? इसके रेस्पेक्ट इसका 3 ट्रिपल टाइम साइज बड़ा हो गया। तो ये ज़्यादा इजली यहाँ पे जा पाएगा या ये ज़्यादा इजली अब जा पाएगा? ये सिंपल सा बात है भाई। 16 चक्का का ट्रक जल्दी से निकल जाएगा या मेरा स्कूटी जल्दी से निकल जाएगा, जाम लगा हुआ है तो? सिंपल सा बात है, राइट। मेरा न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ पे इसका साइज बड़ा है। तो यहाँ पे जहाँ पे रिएक्शन होना है और रिएक्शन होना है कार्बन पे, तो कार्बन को देगा तभी इसका न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो बेसिसिटी में तो आगे निकल गया, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी में ज़्यादा हो गया। तो मैंने अपने एक लाइन को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल लिया, क्या? इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि ऑल अ स्ट्रॉन्गर बेस नीड नॉट बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, करेक्ट। तो ये तो फर्स्ट क्लास ही है ना आज रिएक्शन में मैकेनिज्म का। बस पूजा पाठ कर रहे थे श्री गणेश की आज, राइट। अब पढ़ेंगे रिएक्शन। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।